मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? वीर सावरकर, इनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सावरकर जी ने देश विरोधी काम किए थे, क्योंकि सावरकर जी का नाम गांधी जी की हत्या में आया था और सावरकर जी का नेहरू और गांधी जी की विचारधारा से हमेशा मतभेद रहे थे। आज मैं वीर सावरकर जी की जीवनी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे इनका बचपन बीता, कैसे ये इंग्लैंड गए, कैसे इन्हें काला पानी की सज़ा हुई, जेल से निकलने के बाद देश को आज़ाद कराने में क्या क्या काम किए और किस तरह से सावरकर जी का नाम गांधी जी की हत्या में आता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और मैं इस चैनल पर हिस्टोरिकल, मिस्ट्री, क्राइम, थ्रिलर, हॉरर और माइथोलॉजिकल कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो अब इसे शुरू करते हैं। सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगौड़ नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को हुआ था, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर रखा गया। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई थी। विनायक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां पर उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए गए। उनके माता पिता को वेदों, उपनिषद और पुराणों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह हर रोज उनका अध्ययन करते थे। विनायक जब अपने माता पिता को प्रतिदिन ऐसा करते देखते थे तो उनके ऊपर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता था। बचपन से ही विनायक जी के पिता उन्हें भारत के वीर महापुरुषों के बारे में कहानी सुनाते थे। विनायक उन्हें सुनकर बहुत खुश होते थे। इस वजह से बचपन से ही उनके दिल में यह विचार आने लगा कि बड़े होने पर वो भी अपनी राष्ट्र को अंग्रेजों से हिफाजत करेंगे। विनायक जी के 3 भाई बहन थे और उनके बड़े भाई का नाम गणेश, छोटे भाई का नाम नारायण और उनकी बहन का नाम मैना था। जब विनायक 10 वर्ष के थे तो उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया। इससे विनायक जी के परिवार को बड़ी कठिन घड़ी का सामना करना पड़ा, लेकिन विनायक जी के पिता ने ही उनकी माँ की जिम्मेदारियां संभाल ली। घर के बाकी सदस्यों ने घर के दूसरे कार्य संभालने शुरू कर दिए। विनायक जी ने अपनी कुल देवी दुर्गा को ही अपनी मां का दर्जा दिया और उनकी साधना करने लगे और वह अपनी कुल देवी से स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का वर मांगते थे। इस लक्ष्य की तैयारी उन्होंने अपने विद्यालय से ही शुरू कर दी थी, जहां पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक समूह बना लिया था और उनका यह एक समूह एक तरह से अंग्रेजों से लड़ने वाली सेना की तरह थी। सावरकर जी ने अपने समूहों के साथ मिलकर धनुष बाण और तलवार चलाना सीखा। सावरकर जी ने 5वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव में ही की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वे नासिक चले गए, जहां पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी। नासिक में भी उन्होंने अपने एक समूह बना लिया था। वह बचपन से ही कविताएं लिखा करते थे। यह कविताएं देश के प्रति हुआ करता था। धीरे धीरे उनकी कविताएं मराठी समाचार पत्रों में भी छपने लग गई और उनकी कविताएं इतनी प्रचलित हो गई कि अंग्रेजों के बीच भी इसकी चर्चा होने लगी। अंग्रेज इससे खुश नहीं थे और उनकी कविताओं को अंग्रेज द्वारा जब्त कर लिया जाता है। 1897 में पुणे में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई और हर बार की तरह इस बार भी अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति बहुत लापरवाही बरती और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति ऐसा खराब व्यवहार देखकर चापेकर बंधु, जिन्हें भारत की आजादी की लड़ाई के प्रथम क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने उस समय के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आइस्टर को दोषी मानकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद चापेकर बंधु को फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों की इस हरकत से विनायक जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक मित्र मेला संस्था की रचना की, जिसमें गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना शुरू कर दिया। इन कार्यक्रमों की मदद से वे देश के युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करने लगे। 1901 में इन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ भी अपने दोस्तों को देश के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सावरकर की रचनाओं से लोकमान्य तिलक जी बहुत प्रभावित हुए और लोकमान्य तिलक जी सावरकर को गाइड करना शुरू कर देते हैं। जब 1906 में सावरकर जी ने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकमान्य तिलक जी ने की थी। इस कार्यक्रम पर सावरकर ने बहुत अच्छा भाषण दिया। इनके भाषण की चर्चाएं समाचार पत्रों में भी छपे, जिसके डर से अंग्रेजों ने सावरकर जी को फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया, लेकिन इन्होंने मुंबई कॉलेज से BA पास कर लिया। सावरकर जी ने अभिनव भारत नाम की एक प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी। इसमें वे वीर शिवाजी का उदाहरण देकर क्रांतिकारियों को प्रेरित करते थे। उन दिनों इंग्लैंड में पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी युवा का बहुत नाम था और वे विदेश से ही प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देते थे। लोकमान्य तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सावरकर जी के लिए बात करके उन्हें शिवाजी छात्रवृत्ति देने को कहा और जून 1906 को सावरकर जी लंदन के लिए रवाना हो गए। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज की विचारधारा रखते थे और वे लंदन में इंडिया हाउस को चलाते थे। इसी इंडिया हाउस में आकर सावरकर जी रहने लगे। 1906 में सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें लाला हरदयाल
दयाल, मदनलाल ढींगरा, महेश चरण सिंह और भाई परमानंद आदि जैसे क्रांतिकारी युवा भी मिल गए। सावरकर जी क्रांतिकारी को अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए शस्त्र उठाकर अंग्रेजों पर वार करने के लिए कहते थे। सावरकर जी ने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस पुस्तक के माध्यम से सावरकर जी ने बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने 1857 की लड़ाई को लूट और बगावत का नाम देकर भारतीयों को बदनाम किया था। इस किताब को पहले मराठी में लिखा गया था। अंग्रेजों ने उस समय बहुत कोशिश की कि इस ग्रंथ को जब्त कर ले, लेकिन बहुत सावधानी से इसकी हस्तलिपि को भारत को भेज दिया गया। लेकिन भारत में उस समय अंग्रेजों के गुप्तचर हर जगह तैनात थे, इसलिए ग्रंथ को वहां भी प्रकाशित नहीं किया जा सका और फिर से इस हस्तलिपि को सावरकर जी के पास वापस भेज दिया गया। उन्होंने फिर इसे मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे हॉलैंड से प्रकाशित कराया। दोस्तों, सावरकर जी ने इस पुस्तक की कॉपी को कई देशों में भेज दिया था। यह किताब खूब प्रसिद्ध हुआ और इसी किताब की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी से बहुत प्रभावित हुए और उनसे मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर को विदेश में जाकर क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। इसके वजह से सावरकर अंग्रेजों के नजर में खटकने लग गए थे। सावरकर जी की योग्यता देखकर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का सारा जिम्मा सावरकर जी को दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कई देशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मैडम बीकाजी कामा ने सावरकर जी द्वारा निर्माण किया गया 8 कमल और वंदे मातरम मंत्र लिखा भारत का स्वतंत्र झंडा फहरा दिया था, जो एक तरह से अंग्रेजों को चुनौती देने के समान था। दोस्तों, सावरकर जी देश में सशस्त्र क्रांति लाना चाहते थे, ऐसी लड़ाई जिसमें भारतीय हथियारों और शस्त्रों का इस्तेमाल करे। सावरकर को लगता था कि अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। अंग्रेजों को उन्हीं के भाषा में समझाया जा सकता है। इसी कारण सशस्त्र क्रांति को सर्वश्रेष्ठ उपाय मानते थे। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त साथियों को रूस से बम बनाने का प्रशिक्षण दिलाया और फिर उन साथियों को उन्होंने भारत भेज दिया ताकि उनकी योजना वहां सफल हो सके। इसके साथ साथ ब्रिटिश गुप्तचरों से बचते बचते विदेश से भारत के लिए पिस्तौल व रिवॉल्वर भी भेजते थे। सावरकर जी की तरफ फ्री इंडिया सोसाइटी के एक और महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा भी सशस्त्र क्रांति लाना चाहते थे। वो भी भारत के दूसरे क्रांतिकारियों की तरह विदेशी सत्ता को खत्म कर देना चाहते थे। मदनलाल ढींगरा ने जुलाई 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में कर्जन वाइली, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, उनकी हत्या कर देते हैं। इस हादसे के बाद मदनलाल ढींगरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। कर्जन वाइली के लिए एक शोक सभा रखा जाता है। इस सभा में मदनलाल ढींगरा द्वारा किए गए इस हत्या को गलत बताकर निंदा किया जाता है। इस सभा में सावरकर जी भी मौजूद रहते हैं, जो कि इस बात का विरोध करते हैं। इस पर एक अंग्रेज अधिकारी को उन पर बहुत गुस्सा आया और उसने सावरकर जी को मारा, जिससे उनकी आंख पर चोट आई और उससे खून बहने लग गया। यह सब देखकर सावरकर जी के एक देशभक्त साथी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी लाठी से उस अंग्रेज अधिकारी का सिर फोड़ दिया। इस हंगामा की वजह से वह सभा बीच में ही रुक गई। जब मदनलाल ढींगरा को अदालत में कर्जन वाइली की हत्या के जुर्म में पेश किया गया, तब उन्होंने अदालत के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वह मानते हैं कि उन्होंने उस अंग्रेज को मारा, क्योंकि यह लोग हम हिंदुस्तानियों से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और देशभक्तों को फांसी की सजा सुना देते हैं और काला पानी भेज देते हैं, और मैं इस बात का बदला लेना चाहता था। 17 अगस्त 1909 के दिन मदनलाल ढींगरा जी को फांसी पर लटका दिया गया। सावरकर जी सशस्त्र क्रांति के लिए भारत में बहुत सारे युवाओं को शस्त्र उपलब्ध कराए। उनमें से एक युवा क्रांतिकारी 16 वर्ष के थे, जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण। इन्होंने 1909 में नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन की उन्हीं के विदाई समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी। अंग्रेजों ने इसे भी फांसी के फंदे पर लटका दिया। सावरकर जी के बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर ने लघु अभिनव भारत मेरा नामक देशभक्ति पर एक पुस्तक लिखी। अंग्रेजों ने उन्हें पुस्तक के प्रकाशन के अपराध में गिरफ्तार कर 20 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया और अपने निर्णय में कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और शिवाजी का नाम लेकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध का माहौल बना दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने सावरकर जी के छोटे भाई नारायण जी को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए जेल में डाल दिया। इस तरह एक एक करके ब्रिटिश सरकार ने सावरकर जी के भाइयों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने सावरकर जी को परेशान करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे पड़ गई। यह सब देख के उनके मित्रों ने उन्हें इंग्लैंड छोड़ने पर जोर दिया और वह पेरिस चले गए। दोस्तों, उस समय इंग्लैंड में जो हालात थे वे सावरकर जी को बहुत बड़े संकट में डाल सकते थे, लेकिन जब सावरकर जी पेरिस गए तो उन्हें एहसास हुआ कि
उन्होंने अपने दोस्तों को इंग्लैंड में अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। उस समय श्याम जी कृष्ण के समझाने के बावजूद भी पेरिस से वापस इंग्लैंड रवाना हो गए। 13 मार्च 1910 को जब सावरकर लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर संगीन आरोप लगाए, जैसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, अवैध शस्त्रों को इकट्ठा करना, कर्जन वाइली और जैक्सन की हत्या की प्रेरणा देना और ब्रिटिश सम्राट के राज्य को चुनौती देना इत्यादि। बचपन से ही सावरकर छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा मानते थे। जब औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, तब शिवाजी ने जेल से भागने की योजना बनाई, जिसमें वे सफल भी रहे। इसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया। इसी प्रकार सावरकर जी भी जेल से भागने का प्लान बनाए। उन्होंने अपने विश्वासी साथियों के साथ मिलकर तय किया कि वह अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलेंगे। 1 जुलाई 1910 को सावरकर जी को इंग्लैंड से मोरियन शिप द्वारा भारत की ओर भेजा गया। 8 जुलाई को जब शिप मार्शलिस बंदरगाह के करीब पहुंचा तो सावरकर जी बाथरूम के पोर्ट हॉल 6 से समुद्र में कूद गए और तैरते तैरते वह मार्शलिस बंदरगाह पहुंच गए। लेकिन उनके पीछे ब्रिटिश सुरक्षाकर्मी भी उन्हें पकड़ने के लिए लगे हुए थे। लेकिन सावरकर जी को फ्रांसीसी सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और फ्रांसीसी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस ब्रिटेन को सौंप देते हैं। कुछ समय बाद सावरकर जी को भारत लाया गया और पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। यहाँ पर उन पर मुकदमा चलाया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा ने सावरकर जी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट अपॉइंट किया। कोर्ट ने उन पर 2 चार्ज लगाए। पहला कि उन्होंने 36 व्यक्तियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और दूसरा चार्ज था कि उन्होंने कलेक्टर जैक्सन की हत्या की प्रेरणा दी। 6 अक्टूबर 1910 से इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। इस मुकदमे के दौरान सरकारी गवाहों और सूचना देने वालों से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भारत में जितनी भी सरकारी अधिकारियों की हत्याएं हुई है और जितनी भी सशस्त्र गतिविधियां चल रही है, उन सब के पीछे सावरकर जी का हाथ है। लेकिन सावरकर ने कहा कि बेईमान और बेकार अदालत के सामने मैं अपने पक्ष में कुछ भी कहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सावरकर जी के ये कहने के बाद अदालत ने अपनी सजा सुना दी, जिसमें उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और सावरकर जी को काला पानी की सजा अर्थात अंडमान निकोबार जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, अंडमान की सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, काला पानी शब्द का मतलब मृत्यु के स्थान से है। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। अपने कारावास को लेकर सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मेरा आजीवन कारावास। उस किताब में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी पर किए गए क्रूर अत्याचारों के बारे में लिखे थे। इस किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि जिन क्रांतिकारी युवा को यहाँ पर रखा जाता था, उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। उन्हें यहाँ पर सबसे सख्त काम दिए जाते थे। ये कैदी कोल्हू चलाकर तेल में निकालते थे। ऐसा न करने पर डंडों से मारा जाता था। इन्हें थोड़ी देर के लिए खोला जाता था ताकि वह रोटी खा ले, और इसी बीच अगर कोई कैदी अपने हाथ पैर धोने की कोशिश करता या फिर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना चाहता तो उसे मारा जाता और गालियां दी जाती थी। अगर किसी राजनीतिक कैदी का स्वास्थ्य खराब भी हो तो भी उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती थी। यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं दिया जाता था और पूरे दिन में सिर्फ 2 कटोरी पानी पीने का हुक्म था। नहाने के बारे में सोचना भी पाप था। कैदियों को बुखार होने पर ना तो उसे अस्पताल भेजा जाता था और ना ही कोई छुट्टी मिलती थी। इसके अलावा मलमूत्र सवेरे, दोपहर और शाम के अलावा नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों ने इस जेल में आत्महत्या तक के प्रयास किए और कुछ ऐसे थे जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। दोस्तों, अंडमान की जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। जब सावरकर जी अंडमान की जेल में थे तो उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर और छोटे भाई भी वहीं थे, लेकिन यह बात उनके बड़े भाई को मालूम ही नहीं थी। इन भाइयों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता था। 1909 में सावरकर जी के बड़े भाई अंडमान की जेल में आए थे और 1911 में वह खुद इस जेल में। 1921 में सावरकर और उनके बड़े भाई को जेल से रिहा कर दिया जाता है। सावरकर जी जब अंडमान से भारत आए तो यहाँ उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक जगह पर स्थान बंद कर दिया गया था ताकि वह किसी भी प्रकार की गतिविधि में भाग ना ले पाए। लेकिन सावरकर जी एक काल्पनिक नाम से लेख और कविताएं प्रकाशित करना आरंभ कर दी। इन लिखे कविताओं को पढ़कर युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती थी। इसी दौरान उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे। 1922 में उन्होंने एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व को लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व के सिद्धांत को तैयार किया। अब सावरकर जी राष्ट्रीय स्तर पर जनता के नायक बनकर उभर चुके थे। उस समय कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती थी। कांग्रेस का मानना था कि अंग्रेज भारत को धीरे धीरे सारे अधिकार देते जाएंगे, लेकिन सावरकर जी कांग्रेस के इन विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वे मानते थे कि अंग्रेजों ने लड़ाई करके उनकी मातृभूमि उनसे छीनी है और इसलिए उन्हें भी लड़ाई करके ही अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से लेनी होगी। उन्हीं दिनों डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कर रहे थे। देश में लोग उन्हें बहुत सम्मान की नजरों से देखते थे और उनकी बुद्धि का लोहा भी मानते थे। इसी संघ की स्थापना से पहले सन 1925 में वे सावरकर जी से मिले और उन्होंने हिंदू संगठन को और ताकतवर बनाने के लिए उनको अपनी योजनाएं बताई। डॉक्टर केशव बलराम जी हिंदू समाज की संगठन शक्ति में राष्ट्र की उन्नति और देश की एकता को बनते हुए देखे थे और सावरकर जी का भी यही विश्वास
विश्वास था। सावरकर जी हर हिंदू नवयुवक को देश का एक सशक्त सिपाही बनाना चाहते थे ताकि वे अपने देश के लिए मर मिटे। इसलिए सावरकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के काम को लेकर बहुत खुश थे। सावरकर जी रत्नागिरी से 1937 में रिहा हुए। इस दौरान काफी बड़े बड़े नेता उनसे मिलने आया करते थे। जैसे ही जेल से सावरकर जी की रिहाई हुई, वैसे ही भारत के राजनीतिक दलों में उन्हें अपने साथ शामिल करने की एक होड़ सी लग गई। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्री राजगोपालाचारी ने उन्हें कांग्रेस के मंच पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के बारे में सावरकर जी के शुरू से ही मतभेद रहे थे और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। उसी समय हिंदू महासभा के नेता भाई परमानंद जी ने सावरकर जी से हिंदू महासभा के साथ आने के लिए अनुरोध किया। इन संगठन की नीतियों से सावरकर जी पहले से ही वाकिफ थे और सहमत भी। वह इस संगठन में खुशी खुशी शामिल हो गए। 25 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके मुख्य अधिकारी स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और यह मिशन भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने वाला प्रस्ताव था। कांग्रेस की तरफ से तेज बहादुर सप्रू ने कह दिया था कि ब्रिटिश भारत में सरकार की स्थापना करे। मुस्लिम लीग को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार ने सप्रू साहब की इस बात को माना तो वह बगावत कर देंगे। हिंदू महासभा ने क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए कार्य समिति की बैठक और 6 जुलाई 1942 की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्धा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन सावरकर ने गांधी जी के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि सावरकर जी की यह योजना थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोल्जर द्वारा ब्रिटिशर्स पर आक्रमण किया जाए और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यदि ब्रिटिश के खिलाफ धरने या प्रदर्शन कर दिए तो वह भारत में मुस्लिम लीग की तरफ हो जाएंगे। ऐसे आंदोलन को सावरकर जी इसलिए उचित नहीं मानते थे। अगर इस वक्त इस आंदोलन को चलाया गया तो ब्रिटिश तंग आकर भारत को विभाजन की ओर बढ़ने के लिए अकेला छोड़ देगी। 29 दिसंबर 1942 को हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में सावरकर जी ने भाषण देते हुए कहा, हम स्वराज चाहते हैं और इंग्लैंड हमें तब तक स्वराज देने के लिए तैयार नहीं है जब तक हिंदू और मुसलमान एक होकर संविधान की स्थापना और स्वराज की मांग नहीं करेंगे। सावरकर जी ने यह भी कहा कि हम स्वराज तो चाहते हैं, लेकिन स्वराज का अर्थ हिंदुस्तानी स्वराज होना चाहिए, जहाँ हिंदुओं, मुसलमान और सभी दूसरे नागरिकों की समान जिम्मेदारी हो, समान कर्तव्य और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो। सावरकर जी से मिली प्रेरणा के अनुसार सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आजाद हिंद सेना के माध्यम से ब्रिटिश भारत की ओर बढ़ना शुरू किए थे। उनके आक्रमण से ब्रिटिश सत्ता के होश उड़ गए। अंग्रेजों को यह भी डर था कि अगर नेताजी किसी वजह से दिल्ली आ गए तो उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में सारा देश उन्हीं के साथ होगा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम लीग की सारी योजनाएं भी असफल हो जाएगी। 1965 में जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रहे लॉर्ड एटली से पूछा गया कि आपने भारत क्यों छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, हमने यह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से भारत नहीं छोड़ा था, हमने तो भारत सुभाष चंद्र बोस की वजह से छोड़ा। नेताजी अपनी फौज के साथ इम्फाल तक पहुंच गए थे। उसके बाद नौसेना और वायुसेना में विद्रोह हो गया था। लॉर्ड एटली ने आगे कहा, हमारे सैनिकों को उस समय यह अनुमान होने लग गया था कि अब सुभाष चंद्र बोस भारत का नायक बनकर वह जल्द ही उनके बीच उपस्थित होने वाले हैं। 3 जून 1947 को राष्ट्रीय असेंबली में भारत का विभाजन कर दिया जाता है। इस पर कांग्रेस ने भी अपना सहयोग दे दिया था। सावरकर जी ने लोगों की भावनाओं को समझा और उन्होंने कांग्रेस को समझाया और उनसे कहा, हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान के रूप में देश के टुकड़े करने वाले को मैं चेतावनी देता हूं कि देश के बंटवारे से यह समस्या सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। पाकिस्तान की स्थापना होने के बाद यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। देश के ज्यादातर लोग विभाजन नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने वोट मांगे और वादा किया कि वह भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। वह चुनाव जीत भी गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। सावरकर जी के अपील पर हिंदू महासभा द्वारा इस प्रस्ताव के विरोध में 3 जुलाई 1947 को पूरे देश में काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया और आंदोलन किए गए। देश के लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन लोगों की आवाज की तरफ डेमोक्रेटिक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अगर शायद दिया होता तो भारत का विभाजन टल जाता। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया था और लॉर्ड माउंटबेटन इस तारीख को महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। सावरकर जी का नेहरू और गांधी जी से हमेशा मौलिक मतभेद रहे। गांधी जी और नेहरू जी के विचारधारा को सावरकर जी देश के लिए पसंद नहीं करते थे। देश के विभाजन को स्वीकार करके गांधी जी और नेहरू जी ने इन मतभेदों को और बढ़ा दिया था। उस समय गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग पर भारत सरकार को उसे 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बना दिया और जब भारत सरकार ने पैसा देना स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने इस मांग को लेकर अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी के अनशन करने पर भारत सरकार को झुकना पड़ा और लोगों को यह बात बहुत बुरी लगी थी। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। नाथूराम गांधी जी की नीतियों को देश की भलाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते थे। कोर्ट ने गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से
से माना था और इसलिए लोगों ने गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का हाथ माना। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी की शाम को की गई थी। उस समय सावरकर जी मुंबई में अपने घर सावरकर सदन में ही थे और उनका इकलौता पुत्र उनके साथ ही था और सावरकर जी ने अपने पुत्र को वहां से सुरक्षित निकल जाने को कहा, लेकिन वे अपने पिताजी को अकेला स्थिति में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां आक्रोशित लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी और वे लोग सावरकर सदन पर हमला करने लगे थे। इसी दौरान हिंदू महासभा के लोगों को जब यह पता चला कि कुछ असामाजिक लोग सावरकर जी के घर पर हमला कर रहे हैं तो वह बड़ी संख्या में सावरकर जी के घर पहुंच गए और वहां पहुंचकर गुंडों को मारकर भगा दिए। इस भीड़ ने सावरकर जी के छोटे भाई डॉक्टर नारायण राव जी के मकान पर हमला कर उन्हें पत्थरों से अधमरा कर दिया था और बाद में उनका निधन हो गया। पुलिस ने सावरकर जी को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पुलिस की सुरक्षा लेने से मना कर दिया था और कहा कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसके बाद सरकार भी सावरकर जी को परेशान करने लगी थी। 5 फरवरी 1948 की सुबह पुलिस अधिकारियों ने सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली के लाल किले में लाकर अन्य अभियुक्त के साथ रखा गया, जैसे नाथूराम गोडसे, आपटे, मदन लाल पाहवा। उस समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री LB भोपटकर थे। उन्होंने सावरकर जी के बचाव के लिए अन्य हिंदू महासभा के नेताओं के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और उनके बचाव के लिए लाला गणपत राय, जमुना दास मेहता जैसे बड़े वकीलों को खड़ा किया। गांधी की हत्या के मुकदमा के दौरान पुलिस ने कोर्ट में सावरकर जी के खिलाफ झूठी गवाही भी दिलवाई। उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और सावरकर जी से व्यक्तिगत जलन रखने वाले बहुत से क्रांतिकारी की यही इच्छा थी कि किसी तरह सावरकर जी को कठोर से कठोर सजा मिले। पुलिस ने गोडसे और आपटे को भी अपना अपना बयान देने के लिए कोर्ट बुलाया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने यह भी साफ साफ बताया कि गांधी जी जिस तरह से हिंदू विरोध की राजनीति को देश में चला रहे थे और गांधी जी के द्वारा 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाने के लिए अनशन करना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। नवंबर 1948 को सावरकर जी ने अपने बयान में कहा कि उन पर गांधी जी की हत्या का झूठा केस लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी की नीतियाँ पहले भी उन्हें पसंद नहीं थी और आज भी नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह उनके हत्यारे बन जाए। इन सारे बयानों के आधार पर कोर्ट ने सावरकर जी को बरी कर दिया था। नाथूराम गोडसे, आपटे को फांसी और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सावरकर जी को जेल से रिहा कर सुरक्षित मुंबई भिजवा दिया गया। सावरकर जी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया। वो अब वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे। जीवन के प्रति मोह खत्म हो चुका था। अब सावरकर जी ने दवा लेने से भी इनकार कर दिया था। उनकी अंतिम घड़ी करीब आ रही थी। 26 फरवरी 1966 के दिन सावरकर जी की हालत काफी खराब हो गई थी। डॉक्टर की सारी कोशिश बेकार जा रहे थे और लगभग सुबह के 11 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सावरकर जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले यह कहकर गए थे कि मेरे निधन पर हड़ताल करके यह काम बंद करके राष्ट्र को नुकसान न पहुंचाया जाए। सावरकर जी का अपने देश के प्रति बहुत प्रेम था और वह नहीं चाहते थे कि बेकार में उनकी मृत्यु के बहाने देश के कार्यों में कोई रुकावट आए। सावरकर जी ने अपनी वसीयत में कहा था कि मेरे श्राद्ध का धन बचाकर हिंदू धार्मिक संस्थाओं को दान में दे दिया जाए। दोस्तों, सावरकर जी की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।